हेलो एवरीवन। आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है भारत और उसका पड़ोस। भारत और उसके पड़ोस में आप जानते हैं हम मुख्य रूप से सार्क देशों की बात करेंगे। पाकिस्तान जिसमें मुख्य है और इससे भी जो इंपॉर्टेंट और बड़ा देश है भारत और अपने पड़ोस के रिश्तों में वह है चीन। तो भारत और चीन के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज जो देश को हम उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि और भी देश इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन मुख्य तौर पर हम पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। एक बात आपको बताते चलें कि भारत और पड़ोस के बारे में सन 2008-9 में जो रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें बड़े ही चिंताजनक रिपोर्ट दिया था कि भारत एक सदैव खतरे की स्थिति में बना हुआ है, जहां वह ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जहां सरकारें अस्थिर हैं और उन देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व है उन देशों का, वह सदैव से भारत के प्रति विपरीत भाव रखता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अगर हम उठाएंगे तो सब जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1945 से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे और भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर माउंटबेटन साहब ने तय किया कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे और यह उसके साथ यह भी तय किया कि जो 565 देशी रियासतें हैं वह चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए और अगर चाहे तो अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता कायम रख सकती हैं और एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बना के रख सकती हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस पाकिस्तान की बुनियाद द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। अब सब जानते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? अधिकांश लोग परिचित हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जिसे जिन्ना ने दिया और पहली बार 1940 में इसे औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रीयताएं हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए दोनों के लिए स्वतंत्र देश की आवश्यकता है। दोनों दो राष्ट्रीयताएं हैं तो दो राष्ट्र की जरूरत है। बहरहाल 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 15 अगस्त 1947 को दो देश बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यह साबित करने के लिए कि वह भारत से बना हुआ हिस्सा नहीं है बल्कि खुद एक पहले से मौजूद देश है। शायद यही उसके दिमाग में एक पूर्वाग्रह होगी जिसकी वजह से वह 14 अगस्त को मनाता है। अब जो भारत और पाकिस्तान दो देश हैं, इनके बारे में माइकल ब्रेशर एक भू राजनीतिक विचारक हैं। माइकल ब्रेशर कहते हैं, इसी से हम समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमानेंट अघोषित युद्ध की स्थिति में है। अस्थाई अघोषित युद्ध, दोनों देशों के बीच संबंध को माइकल ब्रेशर कहते हैं कि अस्थाई अघोषित युद्ध की स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो मुख्य रूप से समस्या थी, जो तत्कालिक तौर पे, फौरी तौर पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, वह क्या थी? उसको हम कुछ सूचीबद्ध कर सकते हैं। पहली समस्या हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, कश्मीर, संपत्ति का बंटवारा, नदी जल विवाद
यह मुख्य रूप से समस्याएं थी। शरणार्थी समस्या भी इसमें जुड़ जाती है। और जो ऋण भार था, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, अक्सर ओझल हो जाती है, ऋण भार की अदायगी। मुख्य रूप से हम इस रूप में इसको जान सकते हैं कि पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ की समस्या, तीसरा कश्मीर की समस्या, चौथा संपत्ति बंटवारा, पांचवां नदी जल विवाद और छठवां शरणार्थी समस्या, सातवां ऋण भार। अब थोड़ा समझते हैं सिलसिलेवार। जूनागढ़ हैदराबाद विवाद क्या था, आप सब जानते हैं। हैदराबाद दक्षिण भारत में, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और हटके छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश और उससे हटके छत्तीसगढ़ बना हुआ है, सॉरी तेलंगाना बना हुआ है, आंध्र प्रदेश से कट के। तो हैदराबाद जो है उसकी स्थिति दक्षिण भारत में एक प्रमुख शहर के रूप में थी। और हैदराबाद का जो निजाम था, वह बंटवारे के बाद उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि वह दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा। और इसके लिए उसे पाकिस्तान से गुप्त समझौता भी था, उसको समर्थन भी था, और उसको विश्वास था कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो पाकिस्तान उसका सहयोग करेगा। रजाकारों ने हैदराबाद के निजाम के प्रोत्साहन पे रजाकारों ने वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदुओं की मारकाट मचाई शुरू कर दी विभाजन के बाद। और उनको यह विश्वास था कि ऐसी स्थिति से भारत अपने आप को अलग कर लेगा और हमें अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाने में सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सेना भेज दी और सेना भेज के हैदराबाद का भारत में विलयकरण कर लिया। इस मुद्दे को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता रहा। पहली समस्या, हालांकि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन वह उठाता रहा। जूनागढ़ आप जानते हैं, जूनागढ़ भी ऐसे ही, जो गुजरात का इलाका है, प्रदेश है, वहाँ भी जूनागढ़ का जो शासक था वह भी मुसलमान था। हालांकि वहाँ की आबादी जूनागढ़ की हिंदू थी, लेकिन वहाँ का शासक मुसलमान था। वह भी चाहता था कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहें या पाकिस्तान में मिल जाएं। दोनों में से कोई एक स्थिति उसको सूट करती थी, लेकिन और पाकिस्तान ऐसा ही चाहता था। लेकिन वहाँ भी सरदार पटेल ने सेना भेजी और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। इस समस्या को भी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता रहा। अब आती है कश्मीर समस्या। कश्मीर में जो शासक था वो हिंदू था, राजा हरि सिंह, और वहाँ की जो जनसंख्या थी, मेजर पॉपुलेशन थी, वो मुसलमान थी। लेकिन कश्मीर के जो शासक थे, कश्मीर बनस्पत एक बड़ी रियासत थी, जो कश्मीर के शासक थे उनके मन में ये ख्वाब पल रहा था कि जो कश्मीर की अपनी भौगोलिक स्थिति है वह स्विट्जरलैंड से मिलती जुलती है, इसलिए हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो दुनिया के सैलानियों को, पर्यटकों को हमारी तरफ आकर्षित करेगा। और जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वह पर्यटन से उसी प्रकार चलती रहेगी जैसे स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को अंतिम विकल्प के बाद तमाम लोगों ने विलय कर लिया, कुछ ने ऑपरेशन में विलय कर लिया, तो हरि सिंह ने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखी। 22 अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर 1948 को जो वहाँ के पाकिस्तानी सेना के जवान थे वह स्थानीय कबायलियों के साथ मिलकर उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, राजा हरि सिंह के रियासत पर आक्रमण कर दिया और बड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब राजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इनके लिए विशेष रूप से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। विलय हो गया, भारत ने हस्तक्षेप किया। अंततः जनवरी 1949 में एक समझौता होता है और 1949 में जो समझौता होता है उसके तहत, समझौते के तहत युद्ध विराम हो जाता है। दोनों देश यथास्थिति कायम रखते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि काफ़ी बड़ा इलाका, लगभग 32,000 स्क्वायर वर्ग मील का जो इलाका है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में हो जाता है, जिसे पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान। हम उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। यथास्थिति का परिणाम यह था कि वह क्षेत्र उसके देखरेख में रह गया। और अब यह समस्या गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत ही समस्या को लेकर गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, वहाँ तमाम शर्तें तय हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि एक जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के बाद जो स्थिति बनेगी वैसा ही किया जाए कि कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा कि स्वतंत्र देश रहेगा। जनमत संग्रह की स्थिति बनी नहीं, इसलिए आज भी स्टेटस को है।
लगभग 32,000 वर्ग मील जो आज़ाद कश्मीर जिसे वह कहता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और यह भी सही है कि उसमें से 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, जहां चीन ने अपना एक आर्थिक गलियारा बना रखा है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से अपने यहाँ के झियांग प्रांत से जोड़ता हुआ एक आर्थिक गलियारा बना रखा है, जो रणनीतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो जो भारत की सुरक्षा के लिए थ्रेट भी है। कश्मीर समस्या लगातार बना हुआ है। आज भी आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में एक दुखती रग है। पाकिस्तान कश्मीर की डेमोग्राफी बड़ा तेज़ी से उसने बदला। पाकिस्तान ने वहाँ तमाम जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो हो रही हैं। आप सब जानते हैं, लगातार आप देखिए कि पहलगाम की घटना सबसे लेटेस्ट घटना है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए वह भारत को अनरेस्ट करता है। नदी जल विवाद, जो नदी जल विवाद की स्थिति है वह आपको बताते चलें कि नदी जल विवाद की स्थिति यह है कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियां बह रही वो तमाम कॉमन नदियां हैं। मुख्य रूप से जो सतलज नदी है, सतलज और रावी, सतलज नदी और रावी नदी, जो सतलज और रावी है यह भारत और पाकिस्तान के बीच से बहती है। जो चिनाब और झेलम है, चिनाब और झेलम यह पाकिस्तान के बीचों बीच बहती है, चिनाब और झेलम नदी। और जो ब्यास नदी है वह भारत में बहती है पूरी तरह से। अब आपको बता दें कि यह जो नदियों का बहाव है यह भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत। वह सिंध प्रांत वहां का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और वह सिंध प्रांत इन्हीं नदियों के बहाव पर स्थित है। भारत अगर यह पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दे तो स्थिति यह है कि पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। सिंध क्षेत्र पूरी तरह से असिंचित क्षेत्र हो जाएगा। इन नदी जल विवाद को लेकर काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। अंततः सन 1960 में सिंधु नदी जल समझौता होता है। सिंधु नदी जल समझौता, और आपको बता दें इस समझौते के तहत हम 80% पानी पाकिस्तान को देते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। और यह भारत की दरियादिली थी कि भारत यह पानी देता रहा और पाकिस्तान का क्षेत्र सिंचित होता रहा। भारत पाकिस्तान को पानी देता रहा, बदले में पाकिस्तान भारत में खून बहाता रहा। शरणार्थी समस्या, शरणार्थी समस्या क्या थी? इसके पहले, शरणार्थी समस्या के पहले संपत्ति बंटवारे की समस्या पर विचार कर लेते हैं। संपत्ति बंटवारा यह था कि कुछ लोग जो भारत में, जो मुसलमान थे, भारत में अपनी संपत्ति छोड़ के पाकिस्तान चले गए। कुछ लोग जो पाकिस्तान में थे वो अपनी संपत्ति छोड़ के भारत चले आए। तय यह हुआ कि दोनों संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करके संपत्तियों की अदला बदली की जाएगी। जो तय हुआ उसमें पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए तय किया गया कि अच्छा ठीक है, पाकिस्तान अपनी संपत्ति दे देगा जो उसके ऊपर ऋण निकलता है, लेकिन भारत अपनी जो पाकिस्तान का निकलता है वो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए उस संपत्ति को दे दे। गांधी जी ने यह जिद किया और गांधी जी की जिद पर भारत ने पाकिस्तान के जो लायबिलिटी भारत पर बनती थी वह उसको दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने वह ऋण कभी चुकता नहीं किया। यह था कि 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपया उसको देना था, लेकिन 3,000 करोड़ रुपया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया। पाकिस्तान को भारत को देना था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया, और गांधी जी के कहने पर भारत ने पाकिस्तान को यह रुपया दे दिया। अब आप यह समझिए कि यह वह समय था जब दोनों के बीच वार की स्थिति चल रही थी कश्मीर में। वही समय था जब कबायलियों ने आक्रमण किया था, यह वार की स्थिति चल रही थी।
भारत ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया, इसी पैसे से पाकिस्तान ने हथियार खरीदा और उन हथियारों को भारत के खिलाफ प्रयोग किया। तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते की यह सच्चाई है, कैसे संचालित हुआ रिश्ता और कैसे कैसे प्रभावित होता रहा। ऋण भार की समस्या आपको बता दें, जब अंग्रेज यहां से गए तो जाते समय उन्होंने कुछ लायबिलिटी फिक्स की कि इतना पैसा दोनों देशों से हमें प्राप्त होना है। जो दोनों देशों से प्राप्त होना था तो प्राप्त हुआ कि भाई आधा आधा बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन भारत की दरिया दिली थी, गांधी जी का दबाव था, भारत ने संपूर्ण ऋण अपने ऊपर ले लिया और अंग्रेजों का वह ऋण चुकता किया। अब यह स्थिति है कि फौरी तौर पे जो स्थिति बनी, अब उसके आगे के हालात क्या है कि भारत के लिए बहुत ही खराब स्थिति है कि भारत की जो डेमोग्राफी है, यानी कि जो जनसांख्यिकीय गणना है, स्ट्रक्चर है भारत में, वहाँ यह है कि मुसलमानों की आबादी भारत की आबादी में लगभग 19% के आसपास बनी हुई है। अब लगभग 19% के आसपास, 18-19% के आसपास आबादी है और शुरू में यह आबादी इतनी नहीं थी, 12-13% की आबादी थी जो बढ़ के 19%, 18-19% के आसपास पहुंच गई है। एक मेजर हिस्सा है, लगभग 1/5 मुसलमानों की आबादी है। पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि वह सांप्रदायिक आधार पर जिहाद को नारा बना के भारतीय समाज को तोड़ने का काम करता है, यहाँ के समाज को अनरेस्ट पैदा करने का काम करता है और यहाँ के समाज में अक्सर सांप्रदायिक दंगे करवाता रहता है। इसके उल्टा पाकिस्तान में लगभग 7% हिंदू रुके हुए थे, लेकिन उनकी आबादी लगातार घटती गई, उनका कन्वर्जन किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया और आज वर्तमान में वहाँ 7% से आबादी घट के कितनी हो गई है, 1%। यह पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है, हिंदू। और भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है कि लगभग 11%, 11-11.5% से बढ़ के आज 18-19% के आसपास मुसलमान हो गए हैं। यह मुसलमान भारत में आबादी है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना कठिन है भारत के लिए इस स्थिति से निपटना। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इसका पाकिस्तान फिर क्या किया, जब 50 का दशक बीतता रहा तो 50 के दशक में पाकिस्तान ने, जब शीत युद्ध अपने चरम पे था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, अमेरिका को सैनिक अड्डों की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने क्या किया कि एशिया के क्षेत्र में 2 समझौते किए। एक सीटो सन 1954 में, यह सैन्य समझौता था, सैन्य संधि, और सेंटो सन 1955 में। कई बार इसे बगदाद समझौता भी कहते हैं, बगदाद समझौता भी कहते हैं। इस सीटो और सेंटो में दोनों में पाकिस्तान क्या हुआ, मेंबर बना। पाकिस्तान दोनों का हिस्सा बना, सदस्य बना। और इसमें संधि समझौते में आप जानते हैं यह शर्त रखी जाती है कि एक देश पर किया गया आक्रमण दूसरे देश पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि अगर अमेरिका इस दोनों में शामिल है तो अगर पाकिस्तान पर आक्रमण होता है तो यह माना जाएगा कि अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में उतरेगा। इसमें शामिल होने से इसने इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ा दी। इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, अपने क्षेत्र में अमेरिका के लिए बंदरगाह सौंप दिए। अब कई सारे आप जानते हैं कि खुद पाकिस्तान में अमेरिका सैन्य बेस है, अमेरिकी सैन्य बेस है, और दक्षिण एशिया में कई क्षेत्रों पर अमेरिका की निगाह रही शुरू से ही, और उसने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए हैं क्योंकि वह सोवियत संघ को और चीन को एक साथ चेक करना चाहता था। तो इसने तनाव बढ़ाया। इसके बाद आप देखिए सन 1965 में भारत पाक के बीच लड़ाई होती है और भारत पाक युद्ध। और इस भारत पाक युद्ध में हालांकि भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया, उसका कुछ क्षेत्र भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बाद में समझौता होता है और ताशकंद में यह समझौता होता है 22 जनवरी 1966 को। कौन समझौता होता है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, वहां तब के सोवियत संघ में अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री, दोनों लोग पहुंचे और 22 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जिससे युद्ध विराम हो गया। फिर जल्दी ही फिर सन 1971 में दिसंबर महीने में भारत पाकिस्तान का फिर युद्ध होता है। भारत पाक युद्ध आप जानते हैं, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है
और फिर इसमें समझौता होता है और वो समझौता होता है जनवरी 1972 में। जनवरी 1972 में यह समझौता होता है 1972 में। 1972 के किसी महीने में होता है यह समझौता, और इस समझौते में इसको कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में होता है। 1972 में शिमले समझौते के परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध विराम होता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। अब आप यह समझिए कि जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति है वह सब जानते हैं, अघोषित युद्ध की स्थिति है। लगातार अघोषित युद्ध में लगे हुए हैं। लगातार पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजता है, भारत को अस्थिर कर रहा है, भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है। जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया, आज वही बांग्लादेश भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध में चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। भारत के जो पड़ोसी हैं वहाँ पर उन देशों से होकर, नेपाल से होकर आईएसआई वहाँ की सेना भारत में घुसपैठ कराती है, हथियारों की तस्करी कराती है, जो ड्रग्स हैं यानी कि जो मादक द्रव्य हैं उनकी तस्करी कराती है भारत में पाकिस्तानी आईएसआई और सेना, और इस प्रकार भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने छोटे मोटे लाभ के लिए और भारत विरोध के लिए चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ अपने यहाँ तमाम सुविधाएं प्रदान करता है, सैन्य बेस प्रदान करता है, और इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा कटु बने हुए हैं, हमेशा युद्ध की स्थिति में हैं। सबसे हाल का उदाहरण आपको पहलगाम की घटना है, जहां निरपराध 22 लोगों को धर्म पूछ के गोली मारी गई, और इसके बदले में भारत ने जो ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन का नाम आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर था वह ऑपरेशन सिंदूर बहुत वर्षों तक सन 2025 ऑपरेशन सिंदूर वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल वैश्विक पटल पर अपनी साख स्टैब्लिश की, बल्कि अब यह भी घोषित हो गया है कि भारत दुनिया का उभरता हुआ सैन्य ताकत भी है, और आर्थिक रूप से तो विश्व बैंक और आईएमएफ ने इसके ताकत को पुष्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।